हार्ट रेट हमारा और मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी है ये सेकंड फैक्टर हैं जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों जो है रेगुलेट होते हैं अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक सिस्टम की मदद से, इन एडिशन टू देयर इफेक्ट ऑन द वास्कुलर टोन, क्योंकि ये रिसेप्टर्स हमारे वेसल्स पे होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेगुलेट होता है प्रीडोमिनेटली एट द लेवल ऑफ द आर्टेरियोल्स बाय द न्यूरल एंड ह्यूमरल इनपुट। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ये रेगुलेट होती है प्रीडोमिनेटली एट द लेवल ऑफ द आर्टेरियोल्स पे न्यूरल और ह्यूमरल इनपुट से। अब वास्कुलर टोन जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है बैलेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर जिसमें एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है, कैटेकोलामीन्स और एंडोथेलिन, और इसके अलावा वेसोडाइलेटर्स जैसे कि काइनेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। अब रेजिस्टेंस जो है वेसल्स की ये आल्सो ऑटो रेगुलेशन को एग्जिबिट करती है, जबकि इंक्रीज जो ब्लड फ्लो है ये इंड्यूस करवाता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ताकि हमारे टिश्यूज़ जो है वो प्रोटेक्टेड हों हाइपर परफ्यूजन से। अब फाइनली ब्लड प्रेशर जो है फाइन ट्यून्ड होता है टिश्यू की पीएच से और हाइपोक्सिया से ताकि वो अकोमोडेट करे लोकल मेटाबॉलिक डिमांड्स को। अब फैक्टर्स जो कि हमारी किडनी से रिलीज होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से और मायोकार्डियम से, ये इंटरेक्ट करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे वास्कुलर टोन को और रेगुलेट करेंगे ब्लड के वॉल्यूम को बाय एडजस्टिंग द सोडियम बैलेंस। फिगर देखें तो इसमें इंटरप्ले दिखाया गया है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का हमारे ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में। तो हर दिन जो है किडनीज ऑन द एवरेज फिल्टर करती हैं 170 लीटर ऑफ प्लाज्मा को, जिसमें 23 मोल्स ऑफ सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो थस टिपिकल डाइट जो है जिसमें 100 मिली इक्विवेलेंट सोडियम है तो उसमें 99.5% जो है फिल्टर्ड सॉल्ट जो है वो मस्ट रीअब्जॉर्ब होना चाहिए ताकि टोटल बॉडी का सोडियम लेवल मेंटेन रहे। तकरीबन 98% फिल्टर जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब होता है सेवरल कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स की मदद से। रिकवरी बाकी के 2% सोडियम की होती है बाय द एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो कि टाइटली रेगुलेट होते हैं एल्डोस्टेरोन की मदद से, जो कि एक डाउन स्ट्रीम इफेक्टर होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का, और ये जो पाथवे डिटरमाइन करता है नेट हमारे सोडियम का बैलेंस। किडनीज जो है इन्फ्लुएंस करती हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी और सोडियम की एक्सक्रीशन रिटेंशन को प्राइमरीली थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की मदद से। किडनीज और हमारा जो हार्ट है उसमें सेल्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के चेंज को सेंस करते हैं और ब्लड वॉल्यूम को भी। अब इन रिस्पॉन्स टू दीज हमारे जो सेल्स हैं ना ये सेवरल इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स बनाएंगे जो कि एक्ट करेंगे इन कंसर्ट और मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। रेनिन जो है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे रीनल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से, मायो एपिथेलियल सेल्स से जो कि ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोल को सराउंड करते हैं। अब ये रिलीज होगा जब लो ब्लड प्रेशर होगा उसके रिस्पॉन्स में इन द एफरेंट आर्टीरियोल। एलिवेटेड लेवल अब सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स के हों तो उसमें भी ये रिलीज होता है, या फिर जब लो सोडियम की डाइट हो, ठीक है, लो सोडियम लेवल हो, डाइट नहीं तो लो सोडियम के लेवल हो डिस्टल कन्वोल्यूटेड रीनल ट्यूब्यूल के पास, तो ये रेनिन रिलीज होगा। ये 3 सिचुएशन याद रखनी है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब सोडियम लो होगा तो ये जो कंडीशन होती है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल कर जाता है, फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट जब कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो है ना हायर फ्रैक्शन ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, इस वजह से। रेनिन के बाद दूसरा है एंजियोटेंसिन। रेनिन क्लीव करता है प्लाज्मा के एंजियोटेंसिनोजन को इनटू द एंजियोटेंसिन 1 जो कि इन टर्न कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन द पेरिफेरी। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ना ये हमारे जो है ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ा देता है। कैसे? एक तो ये वास्कुलर हमारे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ये जाके करवाएगा। दूसरा ये ना एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को एड्रेनल ग्लैंड में से प्रोड्यूस बढ़ाएगा, और तीसरा ये ट्यूब्यूल्स से मतलब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। अब वेजोडाइलेटर्स की बात करें तो हमारी किडनी जो है ना आल्सो वैरायटी ऑफ द रिलैक्सिंग सब्सटेंसेस भी बनाती है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो है प्रेज्यूमेबली काउंटर बैलेंस करेंगे वेजोप्रेसर इफेक्ट इस एंजियोटेंसिन के, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसका इफेक्ट जो है ना ब्लड के वॉल्यूम पे भी है। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और थस वाटर की भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, वाइल ये आल्सो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को भी यूरिन में ड्राइव करेगा, ठीक है। देन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है, तो मायोकार्डियल हमारा नेट्रीयूरेटिक जो पेप्टाइड्स होते हैं ना ये रिलीज होते हैं एट्रियल और वेंट्रिकुलर
उससे मायोकार्डियम से इन रिस्पॉन्स टू द वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना तो उसकी रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है। अब ये हमारी जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल में, वहाँ से इनहिबिट करेगा उसको, तो उसके नतीजे में सोडियम एक्सक्रीट होगा और डाईयूरेसिस होगी, और ये सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन भी करवाएगा। दैट्स इट। अब समरी देखिए तो हमने ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में पढ़ा कि ब्लड प्रेशर जो है ये डिटरमाइन होता है वास्कुलर रेजिस्टेंस से और कार्डियक आउटपुट से। वास्कुलर रेजिस्टेंस रेगुलेट होती है द लेवल ऑफ द आर्टीरियोल्स पे, और ये हार्मोनल और न्यूरल इनपुट से जो है वो होती है, इन्फ्लुएंस होती है। कार्डियक आउटपुट हमारा हार्ट रेट से और स्ट्रोक वॉल्यूम से डिटरमाइन होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है हमारे ब्लड वॉल्यूम से। ब्लड वॉल्यूम इन टर्न जो है वो हमारी रीनल से सोडियम जो एब्जॉर्प्शन हो रही है या एक्सक्रीशन हो रही है उससे रेगुलेट होता है। रेनिन हमने कहा एक बहुत ही मेजर रेगुलेटर है ब्लड प्रेशर का, और ये हमारी किडनी सिक्रीट करती हैं जब उनको डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। इन द एफरेंट आर्टेरियोल में जब डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो रेनिन रिलीज होगा। इन टर्न रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में करेगा, 1 वाले का पेरीफेरी में कैटाबॉलिज्म होगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा कि स्मूथ मसल, वास्कुलर स्मूथ मसल की टोन बढ़ेगी। एड्रीनल से एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन होगी जो कि कॉन्सिक्वेंटली रीनल सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। दैट्स इट। अब चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ द हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़। हाइपरटेंशन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है डेवलप्ड वर्ल्ड में। आदो ये ओकेजनली मैनिफेस्ट करता है एक्यूट अग्रेसिव फॉर्म। हाई ब्लड प्रेशर जो है टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है बहुत सालों तक, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक। ये इंसीरियस कंडीशन जो है ना ये डब्ड हुई है एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसको ऐसा कहा जाता है क्योंकि ना ग्रेजुअल एज एसोसिएटेड राइज आता है ब्लड प्रेशर में, जो कि एसेंशियल कंसिडर किया जाता है फॉर द नॉर्मल परफ्यूजन ऑफ द एंड ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि हमारे ब्रेन के लिए। हावेवर इस तरह का इंक्रीज जो है ना तो एसेंशियल है ना ही बिनाइन है। बिसाइड्स ये स्ट्रोक के लिए रिस्क को भी बढ़ाता है और एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए भी रिस्क बढ़ाएगा। तो हाइपरटेंशन जो है ना ये कार्डिक हाइपरट्रोफी करवा देता है और हार्ट फेलियर, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। एओर्टिक डाइसेक्शन करवाएगा, मल्टी इन्फार्क्ट, डिमेंशिया और रीनल फेलियर। तो जबकि मॉलिक्यूलर जो पाथवे है ना ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के, वाइल मॉलिक्यूलर पाथवेज ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के रीजनेबली वेल अंडरस्टूड हैं, मैकेनिज्म जो कि लीड करते हैं हाइपरटेंशन की तरफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में, ये अभी तक अननोन है। अब जो एक्सेप्टेड जो विजडम है वो ये है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ना वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द सेवरल जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म्स की वजह से, जो कि इंडिविजुअली माइट बी inconsequential and the environmental factors which conspire to increase the blood volume and or the peripheral resistance। देखिए यानी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी। तो सबसे पहले अब एपिडेमियोलॉजी देखें हाइपरटेंशन की, तो हाइट और वेट की तरह ब्लड प्रेशर भी जो है ना कॉन्टीन्यूसली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है। मोरओवर डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो कि बढ़ा देते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूसली जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, विथ नो रिजिडली डिफाइंड थ्रेशोल्ड डिपेंडेबली प्रिडिक्टिंग द टोटल सेफ्टी। यानी कोई डेफिनेटिव थ्रेशोल्ड नहीं है, जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर तो उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। नेवरथलेस सस्टेन हमारा डायस्टोलिक प्रेशर अगर सस्टेन 90 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा है, या फिर हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो मुसलसल सस्टेन जो है वो 140 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा है, तो ये रिलायबली एसोसिएटेड होता है इंक्रीज रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, और इसीलिए ये यूज़ होता है एज अ कट ऑफ इन द डायग्नोसिंग हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब इन क्राइटेरिया के हिसाब से तकरीबन 25% इंडिविजुअल्स जो हैं जनरल पॉपुलेशन में वो हाइपरटेंसिव हैं। तो जैसे कि हमने नोट किया कि ये वैल्यूज़ जो है समवट आर्बिट्रेरी होती हैं, और पेशेंट्स जो हैं उनमें जो है विद अदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ ये लोअर करता है, तो जो लोअर थ्रेशोल्ड है वो भी एप्लीकेबल है। मतलब उनको साथ में और भी कोई अगर सीरियस डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ तो उनको जो है ज़्यादा रिस्क है, उनका थ्रेशोल्ड अब और कम हो गया और मतलब उनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ठीक है। अब प्रिवेलेंस जो है पैथोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर की जो बढ़ता जाता है विद, मतलब प्रिवेलेंस जो है पैथोलॉजिक इफेक्ट्स की बढ़ती जाएगी विद एज के साथ, और हायर है अफ्रीकन अमेरिकन में। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बगैर कुछ 50% जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से मर जाते हैं या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर से, और एक और जो है थर्ड जो है वो कम कर जाएगा टू स्ट्रोक।
रिडक्शन ब्लड प्रेशर की ड्रामेटिकली जो है रिड्यूस कर देगी हमारे इंसिडेंट्स और क्लिनिकल सीक्वेले को, इंक्लूडिंग डेथ को ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन रिलेटेड डिजीज़। अगर हम इसको कम कर देते हैं ब्लड प्रेशर को, तो इनकी ट्रीटमेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन वालों का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस जिनमें प्रिवेंटिव मेडिसिन का मेजर जो है उसने बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट अप्रोक्सीमेटली 5% जो है वो रैपिडली राइजिंग ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर वो अनट्रीटेड रहा तो उनकी डेथ हो जाएगी 1 to 2 ईयर्स में। इस तरह से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन यूजुअली जो है सीवियर होती है इस तरह की, दैट इज़ कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है 200 मिलीमीटर से ज़्यादा है या फिर उसका डायस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंटली ये रीनल फेलियर और रिटर्नल हेमरेजेस के साथ एसोसिएटेड होता है विथ या विदाउट पेपिलिडीमा। तो ये जो है अराइज करता है डिनोवो, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये सुपर इम्पोज होता है प्री एग्जिस्टिंग बिनाइन हाइपरटेंशन पे। अब हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस देखें तो हाइपरटेंशन जो है ये प्राइमरी जो इडियोपैथिक भी हो सकता है, कह सकते हैं प्राइमरी इडियोपैथिक, या फिर ये लेस कॉमनली सेकेंडरी होगा किसी आइडेंटिफाइबल अंडरलाइन कंडीशन के। तो क्लोज टू 95% जो केसेस होते हैं हाइपरटेंशन वो इडियोपैथिक होते हैं या फिर इसेंशियल होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग केसेस जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं, जो कि किसी प्राइमरी रीनल डिजीज़ की वजह से होंगे, रीनल आर्टरी की नैरोइंग की वजह से जिसको रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर एड्रीनल डिसऑर्डर्स की वजह से। तो अब इस टेबल में जो है ना टाइप्स हैं और कॉजेज़ लिखे हुए हैं हाइपरटेंशन के, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के। सबसे पहली कैटेगरी है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90 to 95% ऑफ ऑल केसेस यही होते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने कहा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसमें अब 4 तरह के कॉजेज़ आ जाते हैं। रीनल वाले अलग है, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजी। रीनल में क्यों हो रही है? अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, या क्रोनिक रीनल डिजीज़ में भी होती है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल वास्कुलाइटिस, रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। एंडोक्राइन में हमारे पास जब एड्रीनोकॉर्टिकल हाइपर फंक्शन होता है, यानी कुशिंग सिंड्रोम या प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और लिकोराइस की इंजेक्शन, तो ये जो है इनसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। एक्सोजेनस हार्मोन्स भी आ जाते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, एस्ट्रोजन से, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सिम्पैथोमिमेटिक्स, एंटायरामिन कंटेनिंग फूड, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो ये सब हाइपरटेंशन करवाते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगैली, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्सिडिमा, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड में प्री इक्लेम्शिया। अब कार्डियोवास्कुलर कॉजेज पे आ जाएं तो कोएर्क्शन ऑफ द एओर्टा, पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा, जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है उसमें कार्डिक आउटपुट जब बढ़ जाता है, या फिर जब एओर्टा की रिजिडिटी हो जाती है तो इनसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी। न्यूरोलॉजिक में साइकोजेनिक हाइपरटेंशन होती है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से स्लीप एपनिया, अक्यूट स्ट्रेस में इंक्लूडिंग सर्जरी में। तो अब कह रहे हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ना ये कंपैटिबल है विथ लॉन्ग लाइफ, जब तक कि कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो जाए, स्ट्रोक या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन जो सुपरवीन करे। तो प्रोग्नोसिस जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की डिपेंड करती है एडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज पे। सेवरल और रिलेटिवली जो रेयर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो हाइपरटेंशन करवाते हैं और हाइपोटेंशन, वो रीनल सोडियम रिजॉर्प्शन को जो है ना अफेक्ट करके करवाएंगे। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें आ जाता है जीन डिफेक्ट एंजाइम्स के अंदर, जो कि एल्डोस्टेरोन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्डोस्टेरोन सिंथेज हो गया, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, हमारा जो 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज है उसमें। तो ये जो है ना हमारे एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, साल्ट और वाटर की रिजर्प्शन बढ़ेगी और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा इन जीन डिफेक्ट्स की वजह से। दूसरा कि म्यूटेशन आ जाए प्रोटीन्स में जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लिटिल सिंड्रोम, जो कि होता है जब म्यूटेशन आ जाती है। नॉर्मल डिग्रेडेशन जो होते हैं ना हमारे एंडोथेलियल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की जो नॉर्मल डिग्रेडेशन होती है, जो वो इन म्यूटेशन से जब प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है, तो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे तो उनके नतीजे में डिस्टल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में। अब मैकेनिज्म पे आ जाए एसेंशियल हाइपरटेंशन के, तो ऑल्दो स्पेसिफिक ट्रिगर्स अननोन है, लेकिन ये अपेरेंट है, ये अपीयर होता है कि दोनों जो एल्टर्ड रीनल सोडियम की हैंडलिंग और वास्कुलर रेजिस्टेंस का बढ़ जाना ये कंट्रीब्यूट करता है टू द एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है और सोडियम की हैंडलिंग भी सही नहीं हो रही। तो सबसे पहले रिड्यूस रीनल सोडियम एक्सक्रीशन जो है उसकी बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर प्रोबेबली एक की पैथोजेनिक फीचर है। इंडीड ये कॉमन एटियोलॉजिक फैक्टर है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन में।
हमारे डिक्रीज सोडियम के एक्सक्रीशन जो है ना ऑब्लिगेटरी इंक्रीज़ करवा देगा फ्लूइड के वॉल्यूम में और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देगा, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक नया जो ठीक है, तो हाईलाइन वाला आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी देखा हमने। दूसरा हाइपरप्लास्टिक अनियन स्किनिंग। उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या है कि इसमें आपने जो है ना याद रखना है कि ये एसोसिएटेड होता है बिनाइन हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है। तो इसमें हमें होमोजीनस पिंक हाईलाइन थिकनिंग मिल रही है आर्टीरियोलर वाल की, और जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल डिटेल है ना वो लॉस हो चुकी है और ल्यूमिनल नैरोइंग भी हो गई है। लेजन्स जो है ना ये लीकेज ऑफ द प्लाज्मा कंपोनेंट्स की वजह से हुई हैं अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल से जो लीक हुआ है इनटू द वेसल वॉल, और इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन हुई है स्मूथ मसल सेल्स से इन रिस्पॉन्स टू द क्रोनिक हीमोडायनेमिक स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। किडनीज में आर्टीरियोलर नैरोइंग जो है ना ये हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करवा देता है, जो कि डिफ्यूज वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगी और नेफ्रोस्क्लेरोसिस करवाएगी, जिसको हम ग्लोमेरुलर स्कारिंग कहते हैं, ठीक है। आल्दो वेसल्स जो है ओल्डर लोगों में होती हैं, उनकी जो होती है ओल्डर एडल्ट पेशेंट्स की, वो जो नॉर्मोटेंसिव होते हैं या हाइपरटेंसिव, तो वो सेम चेंजेस शो करेंगी। हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ज़्यादा जनरलाइज्ड है और सीवियर होती है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में, ये भी याद रखना है। तो इस डिसऑर्डर में अंडरलाइंग इटियोलॉजी वो जो है वो है अब जो मतलब इसी तरह की लीजन जो है ना वो डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी में भी देखी गई है। तो इस तरह के डिसऑर्डर में जो अंडरलाइंग इटियोलॉजी होगी वो है हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन, उसकी वजह से हुआ है। दूसरा, अब ये फिगर हमने देखा तो इसमें हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से ये ज़्यादा टिपिकल और सीवियर हाइपरटेंशन है, उस मतलब सीवियर हाइपरटेंशन की ये ज़्यादा टिपिकल है। इसमें वेसल्स हमने कहा ओनियन स्किन एग्जिबिट करती हैं, यानी कंसेंट्रेड लेमिनेटेड थिकनिंग हो रही है आर्टीरियोलर वाल की और ल्यूमिना भी नैरो हो रहा है, ठीक है। लेमिनेशंस जो है ना इसमें ये स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है और थिकन्ड रीडुप्लिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें मिलेगी इसमें, ठीक है। थिकन एंड रीडुप्लिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में जो है ना इस तरह के चेंजेस अकम्पनी होते हैं कि इसमें फिब्रिनॉइड डिपोजिशन हो जाती है, ये आपने याद रखना है, और वेसल की वॉल की नेक्रोसिस हो जाएगी, तो हम इसको कह देंगे नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस जो कि पार्टिकुलरली किडनी में ज़्यादातर प्रोमिनेंट होता है। हमने देखा, हमने हाइपरटेंशन पढ़ा, कॉमन डिसऑर्डर है, 2.25% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, और ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर। हाइपरटेंशन जो प्राइमरी भी हो सकती है, इडियोपैथिक या लेस कॉमनली सेकेंडरी होगी किसी आइडेंटिफाइबल अंडरलाइन कंडीशन के। तो इन क्लोज टू 95% केसेस जो हाइपरटेंशन को इडियोपैथिक होते हैं या फिर एसेंशियल कह सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, जो कि प्राइमरी रीनल डिजीज़ की वजह से होंगे, रीनल आर्टरी की नैरोइंग की वजह से, यानी रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन या एड्रिनल डिसऑर्डर। फिर हमने कहा एसेंशियल हाइपरटेंशन जो 95% ऑफ केसेस में होती है, और ये कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, जो कि दोनों इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को इन्वॉल्व करता है, और ये सोडियम की रिजॉर्प्शन को भी इन्फ्लुएंस करेगा, एल्डोस्टेरोन पाथवे को और एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम को और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। फिर हमने कहा हाइपरटेंशन ओकेजनली एक सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, मतलब कभी कभार, और ये सेकेंडरी होगी किसी डिजीज़ के ऑफ द रीनल आर्टरीज, किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर किसी और एंडोक्राइन ऑर्गन के। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि है वास्कुलर वॉल का रिस्पॉन्स टू द इंजरी। अब हमारी वेसल की वॉल की इंजरी हो गई, पार्टिकुलरली हमारे एंडोथेलियल सेल्स को, तो ये फंडामेंटल बेसिस होता है फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो कुछ इंजरीज स्टिमुलाई जो है वो बायोकेमिकल भी हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिक या हीमोडायनेमिक। इंटीग्रेटेड जो फंक्शन है एंडोथेलियल सेल्स का और हमारे अंडरलाइंग स्मूथ मसल सेल्स का, ये क्रिटिकल होता है वास्कुलर रिस्पॉन्स के लिए, वास्कुलेचर के लिए, कि टू रिस्पॉन्ड टू द वेरियस स्टिमुलाई। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं ये अडाप्टिव भी हो सकते हैं या फिर ये पैथोलॉजिक लेजन्स भी करवा सकते हैं। तो थस एंडोथेलियल सेल की इंजरी जो है या उसका डिसफंक्शन जो हम देखेंगे, जो हमने पहले ही देख लिया डिसफंक्शन, तो ये जो है कंट्रीब्यूट करता है टू अ होस्ट ऑफ पैथोलॉजिक प्रोसेसेस, जिसमें आ जाता है थ्रोम्बोसिस हो जा सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंसिव वास्कुलर लेजन्स। इंश्योरिंग स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन एंड मैट्रिक्स सिंथेसिस जो है ये हेल्प करते हैं कि ये हमारी डैमेज वेसल की वॉल को रिपेयर करे, लेकिन ये इवेंचुअली ल्यूमिनल ऑक्लूजन करवा देते हैं। स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन और मैट्रिक्स की सिंथेसिस। सबसे पहले है इंटीमल थिकनिंग। इंटीमल थिकनिंग अ स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स टू द वास्कुलर इंजरी। अब देखिए, हमारी वास्कुलर जो इंजरी होती है
तो द एक्स्ट्रा एंडोथेलियल सेल का जब लॉस हुआ है, मतलब वास्कुलर इंजरी हुई, इसके नतीजे में जो एंडोथेलियल सेल लॉस हुआ या डिस्फंक्शन हुआ, तो वो हमारे स्मूथ मसल सेल्स की ग्रोथ करवा देता है, उसको मतलब स्टिमुलेट करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस को भी, और वास्कुलर वॉल की थिकनिंग करवा देता है। अब हीलिंग हमारी इंजर्ड वेसल्स की जो है वो इन्वॉल्व करती है कि हमारे स्मूथ मसल सेल्स की या फिर स्मूथ मसल सेल के प्रिकर्सर सेल्स की जो है ना माइग्रेशन होगी इंटिमा के अंदर, इंटिमा में चले जाएंगे। अब ये सेल्स यहाँ पे जो है फिर प्रोलिफरेट करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करेंगे, उसी तरह जिस तरह के फाइब्रोब्लास्ट जो है वो वूंड को मतलब फिल करते हैं कहीं पे भी, अगर हमारी बॉडी में जब वूंड हो जाता है तो जिस तरह फाइब्रोब्लास्ट करते हैं ना उस तरह ये करेंगे। इस फिगर में देखिए तो इसमें स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स दिखाया गया है वास्कुलर इंजरी का। स्कीमेटिक डायग्राम है, इंटिमल थिकनिंग हो रही है, एम्फेसाइज कर रहा है इंटिमल जो है ना स्मूथ मसल सेल की माइग्रेशन हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, और ये ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया। इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स हमारे जो है ना वो अंडरलाइंग मीडिया से डिराइव हो सकते हैं या फिर ये सर्कुलेटिंग प्रिकर्सर से भी रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये जो है ना डिपिक्टेड है इन अ कलर जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द मीडियल स्मूथ मसल। ठीक है, ये वाले मीडिया के हैं लेकिन ये रिक्रूटमेंट हुई है किसी और जगह से। तो इनके फिनोटाइप को मतलब दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो हमने कहा जिस तरह वूंड में फाइब्रोब्लास्ट जाते हैं उसी तरह यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स जो है ना ये प्रोलिफरेट करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करेंगे और एक नियो इंटिमा बना देंगे जो कि टिपिकली इंटैक्ट एंडोथेलियल सेल लेयर के साथ कवर हुई हुई होगी। अब ये जो नियो इंटिमल रिस्पॉन्स है, आप लोग इस फिगर को देखें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये एक नियो इंटिमा बना देंगे, ठीक है, जो कि टिपिकली इंटैक्ट एंडोथेलियल सेल के साथ लेयर के साथ ये देखें कवर हुई हुई होगी, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अब ये नियो इंटिमल रिस्पॉन्स जो है ना ये किसी भी फॉर्म ऑफ वास्कुलर डैमेज में या फिर डिसफंक्शन के साथ हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन, इम्यून इंजरी हो जाए या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो, जैसे कि बैलून कैथेटर या फिर हाइपरटेंशन की वजह से कोई फिजिकल ट्रॉमा हो हमारी वेसल को, या जब टॉक्सिक एक्सपोजर हो किसी ऑक्सीडाइज लिपिड से या सिगरेट स्मोक से। ठीक है, अब थस इंटिमल थिकनिंग जो है ना ये स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स होता है हमारी वेसल वॉल का किसी भी इंसल्ट को। तो ये हो गया हमारा इंटिमल थिकनिंग वाला जो भी हमने ये टॉपिक पढ़ा। तो ऑफ नोट जो फिनोटाइप है ना न्यू इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स का, ये डिस्टिंक्ट है मीडियल स्मूथ मसल सेल्स के साथ। थस न्यू इंटिमल हमारे स्मूथ मसल सेल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते जिस तरह हमारे स्मूथ मसल सेल्स मीडिया के होते हैं, लेकिन इनको जो है कैपेसिटी है कि ये डिवाइड करते हैं और ये कंसिडरेबली इनमें सिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा है बनस्बत स्लीपी कोलीक्स के जो कि मीडिया में पाए जाते हैं। आल्दो न्यू इंटिमल सेल जिस तरह हमने प्रीवियसली हमने कहा कि मतलब ये प्रीवियसली थॉट है कि ये अराइज होते हैं एक्सक्लूसिवली डी डिफरेंशिएटेड मीडियल स्मूथ मसल सेल्स से। एटलीस्ट अ सबसेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर सेल से भी होते हैं। ठीक हो गया। तो माइग्रेटरी, प्रोलिफरेटिव और सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हमारे इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स की रेगुलेट होती है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स से और साइटोकाइंस की मदद से, जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे प्लेटलेट्स से, एंडोथेलियल सेल से और मैक्रोफेजेस से, और एज वेल एज ये एक्टिवेट होते हैं कोएगुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स से, जो कि हमने पहले ही बता दिया। विद रिस्टोरेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एंडोथेलियल सेल लेयर, हमारे इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स जो है ना वो रिटर्न कर जाएंगे अपनी नॉन प्रोलिफरेटेड स्टेट में। ठीक है, जैसे रिस्टोरेशन हो गई, लेकिन ये बिफोर द हीलिंग रिस्पॉन्स जो है नहीं होगा, मतलब नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेट में आ जाएंगे लेकिन ये हीलिंग रिस्पॉन्स से पहले ऐसा नहीं करेंगे, मतलब बिफोर की हीलिंग रिस्पॉन्स ने जो है इंटिमल थिकनिंग करवा दी हो उससे पहले नहीं करेंगे। तो विद परसिस्टेंट या रिकरेंट अगर इंसल्ट हो रही है बार बार तो फर्दर थिकनिंग हो जाएगी और ये ना स्टीनोसिस हमारी करवा देगी लूमेन की। ठीक है, किसकी? स्मॉल और मीडियम साइज़ की ब्लड वेसल्स की, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है। तो एज अ फाइनल नोट ये आल्सो इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि ग्रेजुअल ऑन गोइंग इंटिमल थिकनिंग जो है ये अपीयर हो रही है टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल एजिंग। अब फॉर्चुनेटली इस तरह की एज रिलेटेड जो ये इंटिमल चेंज है ना ये टिपिकली कॉन्सिक्वेंस का नहीं होता, इन पार्ट क्योंकि कंपनसेटरी आउटवर्ड रीमॉडलिंग हमारे वेसल वॉल की जो है उसका थोड़ा बहुत जो है मतलब वो बिल्कुल ही थोड़ा जो है नेट चेंज करवाएगी इन द ल्यूमिनल डायमीटर, मतलब टोटल ल्यूमिन के डायमीटर थोड़ा ऐसा ही चेंज आएगा। दैट्स इट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे विच इज़ हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का लिटरली मतलब होता है कि हार्डनिंग हो जाए आर्टरीज़ की, ठीक है। ये एक जेनेरिक टर्म है जो कि रिफ्लेक्ट करती है आर्टीरियल वॉल की थिकनिंग और उसकी जो है इलास्टिसिटी भी लूज़ हो जाए। तो 4 डिस्टिंक्ट तरह के रिकॉग्नाइज हुई हैं टाइप्स विद डिफरेंट क्लिनिकल और पैथोलॉजिक कॉजेज भी इसके डिफरेंट हैं। सबसे पहला है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो कि हमारी स्मॉल आर्टरीज को अफेक्ट करता है और आर्टीरियोल्स को, और ये डाउन स्ट्रीम जो है ना इस्कीमिक इंजरी करवाएगा। 2 वेरिएंट्स हाइलाइन और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है हमने पहले ही बता दी है हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट है मॉन्कबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। तो ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें ना हमें कैल्सिफिक डिपॉजिट्स मिलते हैं मस्कुलर आर्टरीज के अंदर। कैल्सिफिक डिपॉजिट्स यूजुअली जो है इंटरनल इलास्टिक लेमिना मैंने आपको दिखाई थी उसमें मिलते हैं, और टिपिकली ये 50 साल से ज़्यादा वाली उम्र वाले लोग होते हैं। और लेजन जो है ना ये वेसल के लूमेन को इंक्रोच नहीं करेंगी और ये यूजुअली इतनी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी नहीं है। थर्ड है फाइब्रोमस्कुलर इंटीमल हाइपरप्लेजिया। तो ये एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है जो कि हमारी मस्कुलर आर्टरीज में होता है। मस्कुलर, ये भी मस्कुलर था, ये भी मस्कुलर है। तो इसमें क्या होता है मस्कुलर आर्टरीज में जो कि लार्जर होंगी बनस्पत उनके हमारी जो आर्टीरियोल्स हैं उनके, ठीक है। अब ये प्रीडोमिनेंटली स्मूथ मसल सेल का और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिच लेजन होती है जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, ठीक है। जैसा कि हील्ड आर्टराइटिस हो गया या ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड आर्टीरियोपैथी, या फिर ये मैकेनिकल इंजरी की वजह से भी हो सकता है जो कि स्टेंट की वजह से हुई हो इंजरी, बैलून के एंजियोप्लास्टी वगैरह। अब इस तरह का जो हीलिंग ये रिस्पॉन्स है ना ये सब्सटेंशियल स्टीनोसिस करवा देगा हमारी वेसल की। तो इंडीड इस तरह की इंटीमल हाइपरप्लेजिया अंडरलाई करता है स्टेंट री स्टीनोसिस में। मतलब किसी को हमने पेशेंट को स्टेंट लगा दिया ना तो उसको वापसी जो है वापस री स्टीनोसिस हो जाएगी, और ये मेजर लॉन्ग टर्म लिमिटेशन है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की। देन है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये ग्रीक रूट वर्ड फॉर ग्रूल से निकला है और इसका मतलब होता है हार्डनिंग। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और इसका जो सब्जेक्ट है अभी हम देखेंगे डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस देखें ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इंटीमल लेजन्स हो जाती हैं जिनको हम एथेरोमास कहते हैं या फिर एथेरोमेटस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स कहेंगे। ये क्या करेंगे ये अच्छा, तो हाइपरटेंशन वाला टॉपिक जो है ये हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी देख लें। तो बेसिक प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि जो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है ये पल्मोनरी या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन को इन्वॉल्व कर सकता है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन डिफाइन हुई है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो 140 ज़्यादा हो 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से। नॉर्मल कितना होता है 120/80 मिलीमीटर से लेस, ठीक है। तो अब ये डिवाइड हुआ है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी टाइप्स में और ये एटियोलॉजी के बेसिस पे। तो सबसे पहले प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो इसमें अननोन एटियोलॉजी होती है 95% ऑफ केसेस में। रिस्क फैक्टर में एज, रेस, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन से ज़्यादा रिस्क है और एशियंस में कम रिस्क है। इसके अलावा ओबेसिटी, स्ट्रेस, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होना और डाइट में साल्ट का ज़्यादा यूज़ जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये इसमें कोई आइडेंटिफाइबल इटियोलॉजी होगी, यानी ये 5% ऑफ केसेस इस तरह के होते हैं। इसमें रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस जो है ना ये बहुत ही कॉमन कॉज है, यानी रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन जो है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक कॉज है। अब जो स्टेनोसिस होती है ना ये ग्लोमेरुलस की तरफ जो है ब्लड के फ्लो को कम कर देगी क्योंकि वो नैरो हो गया लूमेन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस यानी JGA जो है ये रिस्पॉन्ड करेगा कि ये रेनिन को प्रोड्यूस करेगा जो कि एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन 2 अब हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे? एक तो ये आर्टीरियोलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इसके अलावा ये हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा और एड्रिनल रिलीज को प्रमोट करेगा एल्डोस्टेरोन के। तो उसके नतीजे में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और प्लाज्मा का वॉल्यूम मतलब एक्सपेंड होगा। अब इसके नतीजे में हाइपरटेंशन होगी विथ इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन एंड यूनिलेटरल एट्रोफी हो जाएगी अफेक्टेड किडनी की। क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हुआ है। तो नाइदर फीचर जो है ना ये हमें इनमें से कोई भी प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये नहीं मिलता, ये सब सेकेंडरी में हो रहा है। इसके अलावा कह रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या हैं स्टेनोसिस के। एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है एल्डरली मेल्स में, और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से यंग फीमेल्स में। तो ये 2 मेन कॉजेज़ स्टेनोसिस के हैं।
फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया जो है ना वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है हमारे ब्लड वेसल्स का, जिसके नतीजे में इरेगुलर थिकनिंग हो जाएंगी, यानी मोटी हो जाएंगी जो हमारी लार्ज और मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ हैं, स्पेशली जो हमारी रीनल आर्टरी है। अब अगला है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है वो बिनाइन और मेलिग्नेंट में भी या फिर मतलब क्लासीफाई हुई है। बिनाइन वाली एक माइल्ड या मॉडरेट, इसमें मतलब एलिवेशन आ जाती है ब्लड प्रेशर में। मोस्ट केसेस हाइपरटेंशन के बिनाइन होते हैं। क्लिनिकली ये साइलेंट होती है। वेसल्स और ऑर्गन्स डैमेज मतलब आराम से वक्त के साथ डैमेज होते जाएंगे। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है वो सीवियर है, उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलिवेशन हो जाएगी ब्लड प्रेशर में, यानी 200/120 मिलीमीटर मर्करी से भी ज़्यादा। तो ये लेस देन 5% ऑफ द केसेस इस तरह के होते हैं। ये किसी प्री एग्जिस्टिंग बिनाइन हाइपरटेंशन से अराइज कर सकती है मेलिग्नेंट वाली, या फिर डिनोवो भी हो सकती है। तो पेशेंट जो है ना ये अक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी उनको फॉर एग्जांपल अक्यूट रीनल फेलियर होगा, हेड एक और पेपिलिडीमा, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। दैट्स इट। अब इरफान मसूद से भी देख लेते हैं हाइपरटेंशन का टॉपिक। तो ये डिफाइन हुआ है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो 140 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 मिलीमीटर मर्करी से सस्टेन पीरियड तक ज़्यादा रहे, तो हम इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, एक्सेप्ट यंग इंडिविजुअल्स में। तो 25% ऑफ द पीपल जो हैं जनरल पॉपुलेशन में वो हाइपरटेंसिव होते हैं। क्लासिफिकेशन देखें सबसे पहले, तो नॉर्मल होगा हम कहेंगे जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से कम हो और डायस्टोलिक वाला 80 से कम हो, तो मतलब पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला 120 से 139 है और डायस्टोलिक जो है 80 से लेके 89 तक, तो ये प्री हाइपरटेंशन कहलाती है। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं अगर उसकी 140 से 159 तक यानी 160 कर लें, इतना अगर उसका सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है उसका 90 to 99 आ रहा है, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो गया लेकिन जब उसका 160 से भी अबव होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 100 से भी अबव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसेंशियल हाइपरटेंशन देखें तो ये 95% ऑफ द कॉज जो है ना केसेस जो है हाइपरटेंशन के वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये रिजल्ट करते हैं जब इंटरेक्शन हो जेनेटिक का और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जो कि हमारे कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को या फिर इन दोनों को। तो ये कैरेक्टराइज हुई है माइक्रोस्कोपिकली कि इसमें हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है इसेंशियल हाइपरटेंशन में। देखिए अब कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होंगी। एक तो इसमें कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसकी वजह से हो सकता है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी करवा सकती है, एसिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हमारे ब्रेन में, और क्रोनिक रीनल फेलियर। क्लिनिकल पर्ल्स में लिखा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाए 180 से, और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से, और इसके साथ कोई भी टारगेट ऑर्गन डैमेज ना हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है कि हाइपरटेंशन हुई हो, इसके साथ साथ टारगेट ऑर्गन इस्कीमिया भी हुआ हो और डैमेज भी हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीएनएस में इस्केमिक स्ट्रोक हुआ हो, हेमरेजिक स्ट्रोक या इंसेफेलोपैथी, सीवीएस से रिलेटेड जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ हो, या फिर एओर्टिक डायसेक्शन, रीनल में प्रोटीन यूरिया हो, हेमेच्यूरिया और एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये जो है मतलब हाइपरटेंशन भी है और ये टारगेट ऑर्गन इस्कीमिया भी हुआ है, डैमेज हुआ है, तो इसको हम कह देंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। देन मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है कि सीवियर हाइपरटेंशन हो उस प्लस में दोनों बायलैटरल रेटाइनल हेमरेजेस मिले हमें और एक्सुडेट्स भी मिले। पेपिलिडीमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इसमें मेलिग्नेंट में। तो ये जो है ना सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, बिल्कुल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तरह सिस्टमिकली भी इन्वॉल्व हो सकता है। पैथोलॉजी की जो हॉलमार्क है वो ये है कि इसमें हमें जो है ना फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक। अब आ जाए अगले सेकेंडरी हाइपरटेंशन की डिटेल पे। तो तकरीबन 5% ऑफ केसेस इसके हाइपरटेंशन के होते हैं सेकेंडरी के। इसका कॉज सबसे पहले रीनल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जो जाके सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवाती है। उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी जब स्टेनोसिस हो जाए, पॉलीसिस्टिक डिजीज़,
रीनल वास्कुलाइटिस, क्रोनिक रीनल डिजीज़। अब एंडोक्राइन कौन से कॉजेज है? कुशिंग सिंड्रोम से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगैली, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म तो उससे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोरेक्शन ऑफ द एओर्टा, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना और एओर्टा की रिजिडिटी, ये सब जो है वो सेकेंडरीली हाइपरटेंशन कॉज करवाएंगे। दैट्स इट, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया।